सो फाइनली हमारी तरफ से आज अगर बात करें तो बॉस 10 जनवरी 2023 है। और यहाँ पर हम जो है आपको डेली बेसिस पे अब करंट अफेयर एनालिसिस देंगे। करंट अफेयर एनालिसिस का मतलब हमारा थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। हम जैसे कि ला इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया गया था कि हमारे 3 स्लॉट्स आएंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, जिसमें से स्लॉट 1 अभी चलेगा। स्लॉट 1 में अगर हम बात करें तो अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के सारे 31 दिसंबर 2022 तक करंट अफेयर इसमें शामिल होंगे। स्लॉट 2 की बात करें तो इसमें आपको मान के चलेगा जैन एंड फैब के, मतलब ये स्लॉट छोटे होंगे। जो सबसे बड़ा स्लॉट स्लॉट 1 ही होगा अगर हम बात करें तो। फिर स्लॉट 3 की बात करें तो स्लॉट 3 आपका जो है कुल मिला के मई के फर्स्ट वीक में आएगा, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मार्च से और आपका अप्रैल का लास्ट तक जो करंट अफेयर जो है शामिल किया जाएगा। ये करंट अफेयर जो होंगे ये हमारे आईएएस और साथ में पीसीएस के जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। यूपीएससी में तो करेंगे, साथ में पीसीएस वाले भी जो जिनका एग्ज़ाम 14 अगर बात करें मई को है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे जो पीपीटीज़ होंगी अगर बात करें तो हिंदी के अंदर होंगी, और सब कुछ जो करंट अफेयर होगा हिंदी के अंदर ही जो प्रोवाइड किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता मैं इंग्लिश मीडियम से खफ़ा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, इंग्लिश मीडियम के बारे में भी सोच रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी चीज़ें ज़रूर आएँगी। लेकिन अभी जो फिलहाल अभी जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हिंदी के अंदर कर रहे हैं। हम यहाँ पर 3 टीचर्स के द्वारा अगर बात करें तो स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर एक मेरा नाम नितिन अरोड़ा है, एक मेरे द्वारा जिसके अंदर मैं आपको इकोनॉमी, आईआर और एंड सो ऑन जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा। इसी की जैसे स्पेशली साइंस टेक के लिए हमने सचिन सर को रखा है, क्योंकि उनका साइंस टेक बहुत अच्छा है, तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसी की जैसे अजीत मिश्रा जो इन्वायरमेंट की सीरीज करा रहे हैं, वो भी आपको जो है कुछ आंशिक रूप पे जो करंट अफेयर कराएंगे, क्योंकि अकेला मैं इतना ज़्यादा करंट अफेयर नहीं कर पाऊंगा, राइट। इसके बाद क्या, देखो जो भी हम करंट अफेयर देंगे, जैसे कि स्लॉट 1 कंप्लीट होगा इकोनॉमी का, तो फटाफट आपको जो टेलीग्राम पे अरोड़ा आईएएस में आपको अगर बात करें तो वहां पर आपको पीडीएफ एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, ऐसे हौच पौच में नहीं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको जो है पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। हम बकायदा पीपीटीज की पीडीएफ बना के देंगे ताकि आपको मजा आए पढ़ने में भी, और चीजें बहुत क्रिप्ट एंड क्लियर हों, ठीक है। इस स्लॉट 1 में अगर हम बात करें इकोनॉमी में, देखो हम कुछ 100 प्लस टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। इस स्लॉट 1 की बात करें, देखो क्वेश्चंस क्या है ना, आज के समय अगर हम मैगजीन्स की बात करें, जो मैं किसी कोचिंग संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाइए जो भी बड़े बड़े कोचिंग्स हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ डाल दो, डाल दो बस। बच्चे की चाहे जान ले लो, चाहे उनको मार दो, कोई दिक्कत नहीं, बस उनको डाल दो। हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ चीजों को, वही टॉपिक्स को पढ़ाएंगे जहां हमें लगता है कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, या फिर स्टेट बेसिस के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम चुल गोजे टाइप के कोई मतलब कि टॉपिक्स नहीं उठाएंगे। हमें जहां से लगता है कि हाँ यहां से क्वेश्चन बनेगा, चांसेस हैं, अगर यूपीएससी उठाएगा तो बना सकते हैं। इकोनॉमी क्यों जरूरी है आपको पता होगा। इकोनॉमी से करीब अगर देखें, अगर लास्ट के 3 साल का पैटर्न देखें तो 10 प्लस क्वेश्चन हमेशा रहे हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट्स हो क्लियर होने चाहिए, और साथ में थोड़ी सी आपको मतलब करंट अफेयर की थोड़ी सी नॉलेज हो, और आप इन क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो गेम होती है वो इकोनॉमी पे आके अटकती है, क्योंकि देखो होता क्या है, पॉलिटी सब करके जाते हैं, आप करोगे तो क्या होगा, सभी कर रहे हैं पॉलिटी, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी सभी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इन्वायरमेंट भी सभी कर रहे हैं, एशियन हिस्ट्री भी सभी कर रहे हैं, मिडिल हिस्ट्री भी सभी कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी जो गेम चेंज होगी वो होगी बॉस इकोनॉमी से, इस चीज को याद रखना। इकोनॉमी हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर और साथ में साइंस टेक हो गया, ये कुछ ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जहां आप अच्छे से कर गए ना, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉलिटी सब कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री सब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सब कर रहे हैं, ज्योग्राफी सब कर रहे हैं, एशियन हिस्ट्री सब कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना बॉस। तो इसलिए ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, इकोनॉमी को आप जो है हल्के में नहीं ले सकते। जैसे मेरी किताब आ रही है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, इकोनॉमी अगर हिंदी के अंदर, आप इसको भी चाहें तो देखें, रिव्यू देखना इन फ्यूचर के अंदर, तो डेफिनेटली जब आप बाय साथ में इसके माइंड मैप्स भी आ रही है, रही हमारी सेल्स पेज। तो अब हम क्या लेके चलें, किस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जैसे ही मान लो हम यहाँ पर वही टॉपिक्स उठाएंगे और साथ में हम वही चीजों का एनालिसिस करें जहां से हमें लग रहा है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम, अब मैंने आपको बताया 100 प्लस टॉपिक्स हम कवर करेंगे अच्छे से, और चीजों को बहुत बढ़िया से आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट आपको बना के देंगे। एक क्वेश्चन, तो इन वीडियोस देखने का फायदा क्या, देखो जब भी आपको भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग मान लो किसी कोचिंग में भी आप जुड़े हुए हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, बस अपना कान में लगाया भोपू और साथ में आपने स्टार्ट कर दिया, या फिर आपके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर खाना बना रहे हैं, किचन में है, कहीं है, कोई और काम है, तो आप इन वीडियोस को सुन सकते हो। सुनने से भी चीजें बहुत ज्यादा याद होंगी, जब पीडीएफ आएगी उसको आप कर लीजिएगा। एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे से मेरी वीडियो आती है, आपने खुद के भी शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ।
भाई ताकि आपको दोबारा आपको किसी के रेडीमेड सोर्स की तरफ ना बढ़ना पड़े। तो ये सब चीजों के कारण ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कि फुल एनर्जी के साथ, कि ताकि मैं आपको एक बेस्ट करंट अफेयर जो प्रोवाइड करा सकूं। और ये सीरीज अगर हिट हुई तो डेफिनेटली मैं हर साल इसी टाइप की सीरीज में हमेशा और अच्छे ढंग से और बेटर तरीके से जो है मैं जरूर लेके आऊंगा। तो इसमें स्लॉट वन में हम टॉपिक्स टू टॉपिक्स कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्लॉट वन के अंदर फटाफट आपको चीजें जो है कवर करके हम आपको जो है दे दें। तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे दोस्तों, वो हमारे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो भी मिक्स टॉपिक्स होंगे उनको उठाएंगे। हम ऐसे सिस्टमैटिक नहीं चलेंगे कि बैंकिंग से उठा ले, नहीं, हमने एक पैटर्न बना रखा है, हम उस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको जो कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो ये मुझे कहना था। तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक न्यूज चली थी दोस्तों, जिसमें आरईसी को महानर्तक का दर्जा दिया गया था। तो देखो, हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एनालिसिस करें यूपीएससी के पेपर्स को, तो आपको ये पता चलेगा कि महारत्ना मिनी रत्ना से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आरएससी मतलब को महारत्न दिया गया, नहीं। यूपीएससी बैकफायर करेगा और वो बेसिक से क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाने की कोशिश करेगा। समझ आ गया? तो इसलिए हमारे लिए यूपीएससी साथ में स्टेट पीसीएस के लिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। यूपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। तो खबरों में क्या है कि हाल ही में अगर देखें तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया। तो पहले समझते हैं थोड़ा सा। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बेसिक्स भी क्लियर करता चलूंगा। यहाँ आपको तीन वर्ड मिले, एक तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो इसको जो है महारत्न दिया गया। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा महारत्न क्या है, एक तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा। दूसरा आपको ये भी पॉइंट समझना पड़ेगा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम क्या होते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से समझना। एक होता है सरकारी, बिल्कुल सरकारी, जैसे कि आप बोलो पासपोर्ट ऑफिस, तो सरकारी के अंदर पुलिस, आपका जैसे डिफेंस हो गया, ये सब सरकारी है, जिनके ऊपर एक मंत्रालय बैठा है। ठीक है। लेकिन एक होते हैं निगम। जब आपने देखा होगा सीएजी की जब होती है, तो वो अपनी पार्लियामेंट कमेटी में तीन तरह के डॉक्यूमेंट देता है, जिसमें लास्ट एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में भी जो है रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को जो है सौंपता है। तो अब ये देखें तो निगम के अंदर क्या होता है, बेसिकली होता है ये भी सरकारी है, जिसमें सरकार का ज्यादा पक्ष होता है, जिसमें भाई अब मान के चलो मोर देन 51% जो होते हैं शेयर, जो अगर बात करें जो कंपनी का हिस्सा होता है, वो सरकार के पास ही होता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो होती है प्राइवेट की भी हो सकती हैं, इसमें मनाही नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन सा निगम कितना है कितना नहीं है। हो सकता है कोई एक ऐसा भी निगम होता है जो 100% जिसमें सरकार की भी पूंजी लगी हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये मोटा मोटा ये समझो कि जो केंद्रीय निगम होते हैं, वो जिसमें 51% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, 51% प्लस हिस्सेदारी होती है, वो निगम के, तो निगम का मतलब आप ऐसे समझे जहां पर उनको एक स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि ऑटोनोमस, एक तरह से ऑटोनॉमी जो है यहाँ पर दी जाती है, ताकि ये अपने अच्छे निर्णय ले सके, जल्दी निर्णय ले सके और तुरंत कार्रवाई कर सके। जैसे कि एक रिपोर्ट ये भी बताती है, हाल ही में अगर देखा होगा, कि अगर 250 के आसपास अगर निगम है, तो उसमें से 200 प्लस तो घाटे में चल रहे हैं। कुछ ही निगम ऐसे हैं जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड मेकिंग है, बाकी के सब घाटे में चल रहे हैं। तो एक सरकार ये भी लगाती है कि नहीं, घाटे वाले निगमों को बंद कर देना चाहिए, बट हमें लगता है कि इनको बंद ना करके इनको आंशिक रूप से अगर देखें तो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि इनमें इफिशियंसी आ सके। ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हुआ कि एक हमने ये समझा कि भाई सीपीएसपी क्या है, हमने ये समझा कि भाई आरईसी को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कहते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि ग्रामीण जो आरईसी का और महारत्न है, ये बेसिकली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी है, जिसकी स्थापना अगर बात करें तो 1969 के अंदर हुई थी। और ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, और ये जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण है उसमें वो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई, और ये एक तरह से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तौर पे जो हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर जो है काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। समझ आ गया? तो अब हमारे लिए बैक टू द टॉपिक चलें, तो अब हम इस टॉपिक को समझेंगे कि महारत्ना कंपनी क्या होती है। देखो, आरएसी को महारत्ना अगर इसको दर्जा अगर मिल जाए तो इससे देखो लाभ क्या होंगे। भाई पहली बात तो ये पूर्ण स्वामित्व वाली जो शायद कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है। भाई जो सीपीएसपी का जो बोर्ड है, वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली मतलब सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है। दूसरा ये भारत और विदेश में विलय और अधिकरण कर सकता है, मतलब विलय भी कर सकता है, किसी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया, और अधिकरण किसी कंपनी को पूर्ण रूप से खरीद भी सकता है, जो संबंधित सीपीएसपी के कुल मूल्य से 15%
मतलब 15% की सीमा तक सीमित हो, मतलब जो भी इन कंपनी का वैल्यूएशन आएगा उसका 15% तक ही ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पूरा पूरा 50% डाल दे। जैसे कि आपने देखा होगा स्विगी और जैसे कि जोमेटो के अंदर अभी फंडिंग हुई है तो देखा होगा जोमेटो घाटे में चल रहा है और काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है जोमेटो के अंदर, तो वैल्यूएशन इसी तरह से जो लिया लगाया जाता है, तो उसका 15% ही जो है कर सकते हैं। साथ में यह राशि एक प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। और बोर्ड कर्मियों, मानव संसाधन प्रबंध तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का जो संरचना कार्य तथा कार्यान्वयन भी इधर से कर सकता है। और आरएससी अब प्रयोगी संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गतिविधियों में भी प्रवेश कुल मिलाकर जो है कर सकता है। ये तो हुआ कि अगर इसको महारत्न का दर्जा मिल जाएगा तो उसको ये फायदे हमें जो है देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या, सीपीएससी के वर्गीकरण में देखें, श्रेणी में अगर देखें तो महारत्न को अगर देखें तो इसकी शुरुआत अगर देखें तो कहीं ना कहीं 2010 में हुई थी, क्योंकि उनको लगता, सरकार को लगता था कि इनको विश्व रूप से, वैश्विक रूप से एक बड़ी कंपनी के तौर पे इनको मतलब स्टैब्लिश करने की जो है सरकार की जो है घोषणा थी। मापदंड इसका यही है कि कभी अगर किसी को महारत्न दिया जाएगा तो उसको सबसे पहले नवरत्न का जो है दर्जा जो है कुल मिलाकर जो है अगर देखें तो प्राप्त होना चाहिए। जिसकी ये इसकी एक पहली वो है, शर्त है कि इसको जो है नवरत्न का जो दर्जा जो प्राप्त होना चाहिए। साथ में कंपनियों को जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो आपका सेबी है के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर के बाद में सूचीबद्ध भी होना चाहिए, कि इनके शेयर्स भी होने चाहिए। जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हम बात करें तो लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक शर्त हमें जो देखने को मिली। साथ में विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय यानी कि एवरेज एनुअल टर्नओवर का मतलब कितना बिजनेस करते हैं आपस में, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य, जिसको हम एवरेज एनुअल नेटवर्थ कहते हैं, इसका 15,000 करोड़ से होना चाहिए। और 3 वर्षों में ही शुद्ध जो वार्षिक लाभ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं, यानी जिसमें बिल्कुल काट पीट के, मतलब एक होता है ग्रॉस, एक होता है मतलब नेट, तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ से जो है अधिक होना चाहिए, जब जाके क्राइटेरिया जो होता है इसमें महारत्न कंपनी को जो है कुल मिलाकर जो है दिया जाता है। कंपनियों के व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति जो कुल मिलाकर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं ये एक तरह से महारत्न कंपनियां हैं। तो आपने देखा होगा कि महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से ये सारे के सारे फायदे होते हैं। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा यूपीएससी का? बॉस यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा इन्हीं फैक्ट्स में से। अगर महारत्न से कोई क्वेश्चन आया तो ये फैक्ट्स आपने रट्टा मार के रखने हैं, समझा दिया मैंने। आप इनको जो रट्टा मार के रखे यहां से क्वेश्चन चांसेस है कि यहां से जरूर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है, वो है नवरत्न। देखो 3 तरह की श्रेणी थी, एक महारत्न, एक नवरत्न। नवरत्न की शुरुआत देखें तो 1997 में हुई। फिर इसके बाद अगर बात करें पहचान करें, वही वैश्विक बनाने वाला दौर स्टार्ट हुआ। मापदंड में यह है कि इसको कम से कम मिनी श्रेणी होनी चाहिए इसकी। इसे इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। और अनुसूची ए के तहत आने वाली सीपी जो केंद्रीय जो निगम है, जिन्हें पिछले 5 वर्षों में से 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त करी हो और 6% मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये 6 मापदंड कुछ इस तरह से हैं, जिसके अंदर शुद्ध पूंजी या शुद्ध लाभ हो, उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैन पावर पर आने वाली कुल लागत हो, मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल या लगा टैक्स और ब्याज भी हो, ब्याज भुगतानों से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगाकर प्रति शेयर कमाई और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब जो है लिमिटेड जिसके आगे लग जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो निगम के तौर पे जो काम करते हैं। तो इसमें हमें ये पता चलेगा नवरत्न एक तरह से ये कंपनी हमें जो देखने को मिलती है। उसी के जैसे कि देखें मिनी रत्न भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर देखें मिनी रत्न योजना जो है 1997 में स्टार्ट करी गई थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में वही सेम चीज प्रतिस्पर्धा बनाने, लाभ कमाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अधिक स्वतंत्रता शक्तियों को प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्यों के लिए अनुसरण की जानी चाहिए। मापदंड में यह है कि मिनी रत्न श्रेणी में अगर देखें एक का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी कम से कम 3 साल में, ठीक है, लगातार 3 बार लाभ प्राप्त किया हो और 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ जो है अर्जित जो है कुल मिलाकर यहाँ पर किया हो। तो ये इसके जो कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है कि ये है। और मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंदर देखें तो पिछले 3 साल में लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो, वह मिनी रत्न का जो है कुल मिलाकर दर्जा जो है प्राप्त यहाँ पर कर सकती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो श्रेणी 1 में जैसे भारतीय विमान प्राधिकरण जो भी स्टार्टिंग में बनाया गया है, और ये इन मतलब एग्जाम्पल्स हैं। श्रेणी 2 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण, ठीक है, निगम,
और सी की जैसे भारत पब्स एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब जो है अगर बात करें तो ये हमारी जो मिनी रत्न कंपनी हमें जो देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईएमएफ। ठीक है, वैसे हालांकि मैं इसको इकोनॉमिक की सीरीज में काफी ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर को लेके हम आईएमएफ को समझेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहले हम यूपीएससी को समझते हैं। देखो यूपीएससी है तो क्या करेगा भाई, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, यानी कि एचक्यू की तरह। पहले ये बात, इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि पूछ चुका है आईएमएफ, या तो ये पूछ सकता है। इसी से रिलेटेड एसडीआर जो हम आगे कवर करेंगे, एसडीआर के बारे में मैं वैसे मैं डिस्कस करूंगा, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। या फिर अभी जैसे कि आईएमएफ को लेके ट्रेंच पूछा गया था, तो वो भी आईएमएफ से रिलेटेड था। या फिर इसके अगर बात करें तो ये आपका ब्रेटन वुड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका स्थापना दिवस से लेके जो है कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सदस्य है या नहीं है, ये भी सारी चीजें पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं। और यस, हमें जो है इसको एज ए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है लेके चलना है। तो अब क्या कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक तरह से स्थापना करी गई थी। तो जब वर्ल्ड बैंक स्थापित किया गया था तो उसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक, आपको पता होगा 5 बैंक्स हैं टोटल मिला के, वहीं आईएमएफ को भी जो है किया गया था। आईएमएफ में क्या होता है, देखो दोस्तों, वर्चस्व जो की अगर मैं बात करूं, वो आज भी अगर बात करें अमेरिका और साथ में यूरोपियन कंट्रीज का ही जो है वर्चस्व देखा जाता है। मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा पैसे की शेयर होल्डिंग होगी उतना ही उसका जो है इसका राजा होगा। हालाँकि इसमें रिफ़ॉर्म्स भी करने चाहिए। अगर हम कंटेम्परेरी इश्यूज़ की बात करें कि भई वन वोट वन सिस्टम होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है नहीं कि भई अगर जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो ये चीज़ें गलत हैं। वन वोट, एक कंट्री के साथ एक वोट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को भी हमें मतलब कि मद्देनज़र इन फ्यूचर में अगर हम बात करें तो इसमें होना चाहिए। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में हुई, और 189 के देश के आस-पास जो है इसमें अगर बात करें तो इसके सदस्य हैं। और जो भारत ने जो है इसकी डेट को थोड़ा-सा मेंशन रखना, 27 दिसंबर 1940। देखो, जिस तरह से आज के समय जो यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, टिपिकली जो घुमा-फिरा के जो बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पता डेट चेंज कर ले, मस्ती मस्ती में आ जाए यूपीएससी। तो उस कंडीशन के अंदर आप 27 दिसंबर 1945 को जो है ज़रूर आप प्लीज़ याद रखें। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हाँ, इसके सदस्य जो है ग्रहण कर अब इसका मेन पॉइंट आते हैं उद्देश्य। देखो, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता, एक वर्ड को समझना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की जो स्थिरता को जो है ये बेसिकली अगर बात करें तो ये जो है लेके चलता है। तो हमें यही चीज को जो है ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा कि हाँ, इसका जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना है, और साथ में विनिमय दरों को भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है, और देश और उनके नागरिक एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम आती है। आपको पता होगा विनिमय दरें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में देखें, अभी जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं अभी हाल में, तो वहां पे देखते हो कि जो पाकिस्तान में $1 की कीमत करीब 232 रुपए के आसपास हो चुकी है। यानी कि अब ऑफ कोर्स जब $1 की कीमत 232 रुपए पहुंच चुकी है, तो आप सोच सकते हो वहां पे क्या बुरी हालत स्थिति चल रही होगी। और जिस तरह से भी लेटेस्ट न्यूज देखें तो सिर्फ उनके पास 15 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन के आसपास ही जो सिर्फ उनके पास फॉरेन रिजर्व जो है पॉलिसी, मतलब फंड्स जो है उनके पास अवेलेबल है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट, अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईएमएफ की रिपोर्ट कौन सी पब्लिश होती है। तो हमें ये 3 रिपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिसके अंदर एक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आती है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी आता है, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉरी ये मतलब सॉरी दो हैं ये, ठीक है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये 2 रिपोर्ट जो है अगर बात करें तो हमें जो है देखने को मिलती हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों आईएमएफ में। हालांकि बहुत डिटेल में है, वो जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें कवर हो जाएगा। यहाँ पे करंट अफेयर को लेके इतना ही था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अभी आईआईएफ की शासी परिषद की 5वीं बैठक बनी। तो हमारे लिए 5वीं बैठक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनआईआईएफ जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय निवेश एंड अवसंरचना कोष। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आखिर ये न्यूज में बना रहा है एनआईएफ, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो ये क्या सरकार समर्थित संस्था है, यानी कि सरकार के द्वारा ही इसका मतलब प्रचालन किया गया है। देश के बुनियादी ढांचे, देखो ध्यान से समझना, देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यानी कि मोटा मोटा देखें तो बुनियादी ढांचों के लिए जब दीर्घकालीन पूंजी, जब दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट्स की जब बात बारी बारी आती है, तो बेसिकली इसका जो है वहां पे जो है स्थापित करी गई है। तो आईएनएफ में भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी। एक चीज और ध्यान रखना, इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पर सिर्फ हिस्सेदारी जो भारत सरकार की 49% है, 51 होती तो हम कह सकते थे हाँ इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। बाकी जो है विदेशी और साथ में घरेलू निवेशकों के पास है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये एनआईएफ जो है सरकार संबंधित संस्था है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। साथ में
केंद्र की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ एनआईएफ को भारत का अर्ध संप्रभु कोष माना देने की अर्ध है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 49% है, तो इसलिए इसको जो है अर्ध के रूप में जो है माना जाएगा। इसे दिसंबर 2015 में श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में भी स्थापित किया गया था। ये हालांकि मैं इतना काम का नहीं है। अपने 3 फंडों में यह 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पूंजी का प्रबंध करता है, यानी 1 बिलियन डॉलर का मतलब आप ऐसे समझें 6 अभी आज के समय देखें तो 8,000 करोड़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 3,000 के आसपास या फिर 3,000 करोड़ के आसपास अगर बात करें, 3 या फिर आप बोल दो 2,800 करोड़ के आसपास जो है ये मतलब कि फंड्स को जो है कुल मिला के, ठीक है, तो मतलब कि देखता है, यानी कि अगर बोले तो 6 24 सॉरी मतलब कि 24,000 करोड़ के आसपास जो है ये फंड्स को जो है कुल मिलाकर जो है ये देखता है। इसी की जैसे इसका रजिस्टर जो कार्यालय की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा नई दिल्ली के अंदर जो हमें जो है देखने को मिलता है। तो एनआईएफ को अगर एक बात और रिवीजन कराने की कोशिश करूं तो इसमें ये समझ आता है कि पहली बात इसमें जो ये बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करता है, साथ में जो है लाइक दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए जो स्थापित किया गया है। इसमें भारत की हिस्सेदारी जो सरकार की 49% है, वहीं बाकी विदेशी और घरेलू निवेशकों के पास इसका जो है फंड्स है ये अर्ध संप्रभु निकाय है, और साथ में 4.3 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ ये पूंजी प्रबंध करता है। उसका हेड ऑफिस जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमें नई दिल्ली में जो है देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आता है मेक इन इंडिया। देखो मेक इन इंडिया हालांकि काफी एक न्यूज में था, तो अभी हुआ क्या है कि मेक इन इंडिया के 8 साल हो गए हैं। तो हमारे लिए 8 साल हो गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये समझना है कि मेक इन इंडिया क्या है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न अगर बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेक इन इंडिया ने 8 वर्ष में मतलब कि सुधार काफी किए, और वर्ष 2022 में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दुगना होकर 83 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी कि अब बात करें तो 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास एफडीआई आई है, तो ये हमारे पहले कंटेस्ट के तौर पर हमें जो है देखने को मिलता है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो ये कहीं 2014 में जिसको लॉन्च किया गया था। वहीं मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य बात करें तो देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों भागीदारों को न्यू इंडिया की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण एक तरह से बात करें तो था। और मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियां हासिल की, और इनमें विनिर्माण और सेवाओं के नीति क्षेत्र में जो है कुल मिलाकर जो है शामिल है। उद्देश्य की अगर बात करें तो मेन हमारा ये कंटेंट, इसमें अगर देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि नए औद्योगिक के लिए विदेशी निवेश को अर्जित करना और चीन से आगे निकलने के लिए भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना। यानी कि मेक इन इंडिया का कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग साथ में सर्विस सेक्टर की जो भी प्रोडक्ट बनाए हम मेड इन चाइना को छोड़ के हम जो है मेक इन इंडिया की तरफ ज्यादा बढ़े। तो मेक इन इंडिया देखो, मुझे भी देखो, अगर मैं भी कोई इवन अगर मैं शूज लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एडिडास और रिबॉक को अवॉइड करके भाई मैं स्पार्क का ले लूँ, स्पार्क इंडियन कंपनी है। इसी की जैसे कोई और जैसे बाटा है, बाटा इज नॉट एन इंडियन कंपनी, रिलैक्सो का लेने की कोशिश करता हूँ। क्यों? ताकि मैं अपने मतलब मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं ज्यादा बिलीव रखता हूँ। इवन कोई जैकेट लेने तो ठीक है भाई, कोई भी लोकल जैकेट ले ली उठा के। तो इस तरह से आप लोग भी जो है मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। देखो बोलते हैं मेरे लेने से क्या होगा, दुनिया ले, यही तो मेंटेलिटी हमें लोगों को चेंज करनी है कि एक एक आदमी अगर करेगा तो डेफिनेटली काफी फर्क पड़ेगा। तो मध्यवर्ती विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जो है 12 से 14% वार्षिक करने का इसका जो लक्ष्य रखा गया था। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि अगर बात करें सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022 तक अगर बात करें 16% से लेके 25% करना था। हालांकि ये चीज फ्लॉप हो रही है क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में 25% अभी तक हम जो है हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हमें जो है सफलता जरूर हमें मिली है। और वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना था। इसमें भी हम काफी हद तक जो है ड्यू टू द कोविड वेव की बात अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इश्यूज आए हैं। हम इस चीज को मानते हैं और मोदी सरकार जी को जो इस पे काफी ज्यादा मतलब कि तजुर्बा देने की जरूरत है, और निर्यात आधारित विकास को जो है बढ़ावा देना जो है रखना पड़ता है। परिणाम के तौर पे देखें तो एफडीआई अंतर प्रवाह यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2014-2015 में जहां पर 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं 8 वर्षों में रिकॉर्ड में अब काफी पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें 2021 और 22 के आंकड़ों में तो 83, देखो ये आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोटा मोटा समझो, क्या पता कोटेशन में डाल दे कि भारत ने जो है अगर बात करें जो मतलब एफडीआई जो है 200 बिलियन डॉलर आई है। लो अब ऐसे आंकड़े दे देगा, नंबर्स के साथ खेल देगा, अब आपको अंदाजा रहेगा यार 80 टू 90 बिलियन के आसपास आई है, ठीक है, लेकिन 200 बिलियन जो है ओवर डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसके कारण आपको जो दिक्कत ना आए और आप उसको एलिमिनेट कर पाए अपने आंसर्स को। और हाल के वर्षों में आर्थिक सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से भारत जो है चालू वित्त वर्ष में देखें तो एफडीआई में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आकर्षित करने की राह पर जो हमें देखने को मिल रहा है। और वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के खिलौनों के आयात पर 70% घटकर
मतलब हो गया। आप मान के चलो पहले जो है जो खिलौना इंडस्ट्री थी वो चाइना ने पूरी टेक ओवर कर रखी थी। अब जो है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो जिसमें मान के चलो 70% जो है उसमें से चाइनीज मतलब की प्रोडक्ट्स का जो है बायकॉट जो है किया गया है। और भारत के खिलौना के निर्यात और अप्रैल में 2022 में मतलब 2013 की अवधि की तुलना में 636% की जो वृद्धि थी। देखो रे खिलौना इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बूम आई है। एक मोदी सरकार ने आह्वान किया था कि हाँ भाई आप करें, तो देखो कितनी अच्छी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कितनी अच्छी एक तरह से हमें ऊर्जा जो हमें देखने को मिली। तो दोस्तों इसमें हमने ये देखा कि एफडीआई को लेके थोड़ा समझा ताकि आप ये समझ सकें कि 80 टू 90% के आसपास जो है हमारा 80 टू 90 बिलियन के आसपास हमारा जो एक्सपोर्ट है। इन चीज़ों के बारे में देखा, साथ में मेक इन इंडिया की ये भी चीज़ देखी कि मेक इन इंडिया में हम क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और किस तरह से हम करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।